हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चरक संहिता चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम क्षतछीन चिकित्सा अध्याय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, सबसे पहले शॉर्ट इंट्रो अबाउट क्षतछीन। तो क्षतछीन दो वर्ड से बना है। ओके, एक छत एंड दूसरा छीन। छत मीन्स होता है इंजरी। यहाँ पे जो इंजरी हो रहा है मेनली थोरेक्स रीजन, उरह छत से इन्होंने लिया है। ओके, उरह छत। और छीन जो हो गया उसके कारण, उरह छत जो इंजरी हो गया थोरेक्स रीजन यानी लंग्स वगैरह में, तो उसके वजह से जो पर्सन इमेशिएट हो जाता है, छीन हो जाता है, उस व्याधि को छत छीन कहते हैं। ओके, छीन का एक और मतलब होता है, छीन मीन्स होता है क्षय या यक्षमा, राजयक्षमा। लेकिन यहाँ पे इस छीन से राजयक्षमा को नहीं लिया है। यहाँ पे बस उरह छत होते हैं, उरह छत के वजह से जो शरीर छीन हो जाता है उस व्याधि को छत छीन माने। ओके, इसके बाद ये भी जानते हैं कि छत छीन को जो है अपस्मार जो 10th चैप्टर है उसके बाद ही क्यों लिया है। तो उसके पीछे जो इन्होंने ये लॉजिक लगाया है कि अपस्मार वाले व्यक्ति में इन्होंने कहा था कि इन्हें जैसे ऊंचे पहाड़ी वाले स्थान, जल अग्नि द्रुम शैलेभ्यो विस्मेभ्यो तम सदाम रक्षितुम, ऐसे करके एक श्लोक था ना लास्ट का, जिसमें कहा गया था कि अपस्मार के रोगी को जो है, साथ साथ उन्माद के रोगी को भी, कि ये जल पहाड़ पर्वत इन सभी जगहों पर नहीं ले जाना चाहिए, इनसे रक्षा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपस्मार में जो है तुरंत वेग आने की वजह से, वो गिर जाने से उनको ऊंचे स्थान से गिर गया तो उड़ा छत होने का भय रहेगा, जिसके बाद में इन्हें छत छीन हो जाएगा। सो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अपस्मार के जस्ट आफ्टर छत छीन रोग की चिकित्सा की इन्होंने जिक्र किया। एंड जब इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया तो अब छत छीन जो है, इसके छत मीन्स उड़ह छत होता है थोरेक्स रीजन में जो इंजरी से रिलेटेड यहाँ है, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले उसका जो निदान है वो जानते हैं। तो इसके निदान को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक अति साहसजन्य, दूसरा शुक्र क्षयजन्य। ओके, वैसे बुक में क्लियर ऐसा नहीं दिया है, लेकिन आप इन दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ो तो आपको ज़्यादा याद होगा। ओके, अति साहसजन्य मीन्स क्या हुआ कि जो आपकी साहस, जो आपकी शक्ति सामर्थ्यता है, उससे ज़्यादा बल लगाना, जिसके वजह से चेस्ट पे थोरेक्स में जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा और इंजरी होने का चांस होगा। ओके, तो अति साहसजन्य में जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है कि वृषम हयम वाधावंता। वृषम यानी कि जो बैल है, हयम यानी घोड़ा, तो घोड़ा हो या बैल हो, ये दौड़ते हुए आ रहे हों और उनको रोकना। जैसे कि बाहुबली मूवी में आपने देखा था, कि देखा होगा कि वो जो है भल्लाल देव जो है उसको, बैल को या सांड को जो रोकता है, तो दौड़ते हुए जो बैल है, घोड़ा है, उनको रोकना, तो ये तो आपकी सामर्थ्यता से ज़्यादा होगी नहीं। तो ये क्या हुआ, जिसके वजह से क्या है कि छत होने का संभावना है थोरेक्स रीजन में। इसके अलावा महानदीम व तरतो। ओके, जो महानदी, ऐसी नदी जिसकी जो है ब्रेथ ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो, उसको तैर के पार करना, तो ये भी क्या हो गया कि सामर्थ्य से ज़्यादा काम करना। ठीक है, तो ये सभी जो है अति साहसजन्य में आ गए। ओके, इसके अलावा और भी कुछ आ सकते हैं, जैसे कि अपने शक्ति से ज़्यादा भार का जो है बोझा ढोना। ओके, या फिर क्या कहते हैं, अपने से ज़्यादा बलवान पुरुष हैं उनके साथ युद्ध कर लिए, या विषम या ऊंचे स्थल से गिर गए, तो इन सभी में क्या है कि अति साहसजन्य कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से उरह प्रदेश में छत होने का संभावना है। ओके, नेक्स्ट निदान को जो है शुक्र क्षयजन्य में डिवाइड किया है, जिसमें क्या है कि रुक्ष अल्प प्रमित आसन, जो भोजन करते हैं वो रुक्ष अल्प एंड प्रमित आहार, ऐसे आहार का सेवन करते हुए मनुष्य क्या करता है, स्त्रीसु च अति प्रसक्तस्य, यानी कि नारी के साथ या अत्यधिक रूप से मैथुन में आसक्त हो जाता है उसके बाद। ठीक है, एक तो भोजन कम खा रहा है, रुक्ष अमाउंट भोजन ले रहा है, अल्प अमाउंट में ले रहा है, प्रमित भोजन ले रहा है, और उसके साथ साथ स्त्री जो है या मैथुन में बहुत ज़्यादा प्रसक्त हो रहा है। ठीक है, तो इनके वजह से भी इन्हें छत होगा, लेकिन इसमें जो है इनडायरेक्टली होगा। पहले तो इसमें वक्षस्थल में पीड़ा होगा और उसके बाद जा कर के वक्षस्थल फटने का संभावना है। सो
ये दो पार्ट में डिवाइड करके इनका निदान करने से एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, वो है पूर्व रूप। ओके, तो इन्होंने पूर्व रूप में क्या बताया है, अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपमिति, यानी छतछीन का जो पूर्व रूप है वो है अव्यक्त लक्षण। अव्यक्त लक्षण को आप दो मीनिंग में ले सकते हो। एक तो ये है कि कोई पूर्व रूप आएगा ही नहीं, कुछ मैनिफेस्टेशन ही नहीं होगा, और दूसरा यदि होगा तो अल्प मात्रा में होगा। ओके, अब इन दोनों को इन दोनों निदान में क्लियर करेंगे। जैसे जैसे कि पहला अव्यक्त मीन्स कोई लक्षण नहीं आ रहा है, पूर्व रूप का अव्यक्त लक्षण है, सीधे मीनिंग ये निकाल रहे हैं। तो जैसे अति साहस में क्या हुआ कि अचानक से वक्षस्थल में जो है फट जाएगा, ब्लीडिंग होगा, ठीक है, मुंह से जो है रक्त का स्टीवन होने लगेगा, तो ये डायरेक्ट लक्षण आने लगा ना। जैसे कि अभी लक्षण पढ़ेंगे तो लक्षण में आएगा कि श्लेष्म स रक्त संप्रवर्तते, है ना, मुंह से जो है रक्त का स्टीवन होने लगेगा, तो डायरेक्ट लक्षण आएगा, कोई पूर्व रूप आएगा नहीं। इंजरी होगा, उरह रीजन में क्षत होगा, फटेगा और खून आने लगेगा, तो ये अति साहसजन्य में आएंगे। दूसरा अव्यक्त का ऐसा मीनिंग ले रहे हैं कि अल्प रूप से थोड़ा बहुत पूर्व रूप आएगा, जो कि स्त्री आदि में जो प्रसक्त किए थे, तो उसके वजह से क्या हुआ था इनको कि पहले वक्षस्थल में पीड़ा हुआ था, जिसके वजह से वक्षस्थल बाद में फटता है। तो इसमें क्या है कि कुछ कुछ पूर्व रूप थोड़ा थोड़ा, जैसे कि पेन होना, पार्श्व में पीड़ा होना, ये सब आने लगेगा। ओके, इसके बाद छतछीन का संप्राप्ति जानते हैं। ओके, निदान क्लियर है कि अति साहसजन्य या शुक्र क्षयजन्य जो भी है ये निदान करेंगे। उन निदान के वजह से क्या होगा कि क्रमशः वीर्यम बलम वर्णो रुचि अग्नि च हीयते। हीयते मीन्स होता है क्षय होना या नाश होना। तो सीक्वेंस में वीर्य, वीर्य के बाद बल, बल के बाद वर्ण, फिर रुचि, फिर जठर अग्नि, ये सभी क्या होगा, नाश होने लगता है इन सभी निदान को सेवन करने के वजह से। जिसके वजह से कि जब वो मनुष्य कास मानस से, जब वो मनुष्य खांसता है तो खांसने से क्या होता है, खांसने के साथ च श्लेष्म स रक्त संप्रवर्तते, जो श्लेष्म आता है वो रक्त मिश्रित स रक्त, यानी कि जो खांसने लगता है उसके बाद कफिंग जो होता है तो उसमें जो कफ या जो श्लेष्म आता है वो रक्त मिश्रित आता है और बहुत अमाउंट में आता है, ठीक है। साथ साथ जो वो कफ होता है वो कैसा होता है, दुष्ट होता है, श्याव वर्ण का होता है, सुदुर्गंध यानी दुर्गंध युक्त होता है, एंड पीतो विग्रथितो यानी कि पीले वर्ण का और ग्रंथि युक्त गांठेदार कफ आता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो एक लक्षण भी हो गया और संप्राप्ति भी यहीं पे क्लियर हो गया कि निदान सेवन करने के वजह से जो है उसके वीर्य बल वर्ण रुचि अग्नि नाश होता है, और उसके बाद जो उसको कफिंग होता है, कास आता है। जब खांसता है तो उसमें जो कफ निकलता है वो रक्त मिश्रित रहता है, और वो कैसा होता है, दुष्ट होता है, श्याव वर्ण का होता है, दुर्गंध युक्त होता है और गांठेदार होता है, ग्रंथि युक्त होता है जो पीले वर्ण का होता है और एक्सेस अमाउंट में निकलता है। ओके, और जब छतछीन का जो लक्षण भी देखेंगे तो ये भी जो है एक तरह से लक्षण में आ जाएगा, कास मानस श्लेष्म सरक्त संप्रवर्तते, यानी कि श्लेष्म युक्त रक्त युक्त श्लेष्म आता है उसके कास में। ओके, पूर्व रूप हमने देखा कि अव्यक्तम लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम, यानी अव्यक्त लक्षण जो है छतछीन का पूर्व रूप है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जब आप वात व्याधि पढ़ोगे तो वात व्याधि के जो पूर्व रूप हैं उसमें भी यही लाइन है, अव्यक्त लक्षणम तेषां पूर्व रूपम इति स्मृतम। डिफरेंस क्या है, बस यहाँ तस्य वर्ड आया है और वात व्याधि में तेषां। तस्य जो है वो एक वचन होता है, ठीक है, और तेषां क्या हुआ, बहुवचन। तो छतछीन में बस एक व्याधि है, एक वचन से याद रख सकते हो आप तस्य, एंड वात व्याधि, बहुत सारे व्याधि इसमें आते हैं, सो इसमें आ जाएंगे तेषां। याद रखना क्या है, दोनों का पूर्व रूप अव्यक्त लक्षण। ओके, इसके बाद छतछीन का जो है मेनली जो उरह छत का लक्षण एंड छीन का लक्षण दोनों इसमें दिया है। ओके, छत एंड छीन दोनों का एक ही श्लोक में है, लेकिन आप इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हो। तो उरह छत का लक्षण सबसे पहले क्या होगा, उसमें विशेषकर 3 लक्षण दिया, उरो रुको सोने छर्दे ही कासो वैशेषिक छते। तो विशेषकर जो छत जो उरह छत है उसमें 3 चीज़ें, उरह रुक
जो थोरेक्स रीजन है उसमें रुक पीड़ा पेन होता है। ओके, देन शोणित छर्दी, ठीक है, जो वमन करता है वो शोणित यानी रक्त मिश्रित वमन होता है, एंड कास कफिंग होता है। सो अभी जो हमने लक्षण पढ़ा था इससे पहले, उसमें भी कास मानस्य च श्लेष्मा स रक्त संप्रवर्तिते आया था, यानी कि जो वो कास करता है यानी कफिंग होता है तो उसमें जो है रक्त मिश्रित जो है श्लेष्मा आता है यानी कफ आता है। तो श्लेष्म जो है रक्त मिश्रित था, यहाँ पे क्या शोणित छड़ दिया गया, रुक है, कास इसमें भी, ठीक है। अब जो क्षत हुआ है उसके वजह से धातु का क्षीण हो जाएगा, है ना। बाद में उराछत होने की वजह से क्या होगा, धातु का अत्यंत क्षीण होने पर जब उराछत होगा तो उसमें और क्या लक्षण आने लगेगा, तो सरक्त मूत्रत्व पार्श्व पृष्ठ कटिका, ठीक है। अभी तो यहाँ पे जो है छर्दी आया था उराछत में जिसमें शोणित, क्योंकि अब जैसे आप देखो कि उराछत हुआ, थोरेक्स रीजन में इंजरी हुआ तो ब्लड आएगा, मुंह से जो है खून की उल्टी करता है ना, तो वो तो हो गया, लेकिन बाद में जो है क्या करेगा कि अब मूत्र भी जो है वो रक्त के साथ आएगा, सरक्त मूत्रत्व, रक्त मिश्रित मूत्र आने लगेगा। और पार्श्व पृष्ठ एंड कटी, इन सभी रीजन में क्या होगा, ग्रह यानी जकड़ाहट आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया उराछत का जो है मेन लक्षण। ओके, अब जो पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह है ना, ये पृष्ठ कटिग्रह, तो पृष्ठ कटिग्रह में ये बताया कि वृक्क स्थानगत आभ्यंतर विद्रधि में भी है ये चीज़। ओके, नेक्स्ट जो है इसके साध्य एंड असाध्यता की बात करते हैं। तो साध्य असाध्यता में दो चीज़ आप पहले कर लो कि पहला याप्य कैटेगरी एंड दूसरा असाध्य कैटेगरी। तो परिसंवत्सरो याप्य, जो क्षतछीन के जो लक्षण आ गए या उराछत जो हो गया, तो यदि परिसंवत्सर, संवत्सर होता है 1 वर्ष, परी हो गया पुराना। ओके, तो यदि 1 वर्ष पुराना हो गया है क्षतछीन तो वो याप्य कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, एंड सर्वलिंगम, जो सभी लक्षणों के साथ युक्त हो गया, जो भी क्षतछीन के लक्षण है ना, सभी लक्षणों के साथ यदि आ रहा है तो उसे कह रहा वर्जित, उसे त्याग देना चाहिए, यानी कि वो असाध्य हो जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, एक याप्य हो गया, परिसंवत्सर 1 वर्ष पुराना है तो याप्य, एंड जब सभी लक्षणों के साथ आ रहे हैं तो वो असाध्य होंगे। ओके, अब जो कहेंगे फिर साध्य कौन होगा, तो साध्य के लिए कंडीशन है कि यदि रोगी बलवान हो, रोग नूतन हो मीन्स नया रोग हो, ज़्यादा पुराना नहीं हो मीन्स 1 साल पुराना नहीं हो, 1 साल के बाद तो याप्य हो जाएगा, साथ साथ उसका जाठ रागनी दीप्त हो, एंड रोग के लक्षण भी कम में हो, ठीक है। तो इन सभी केस में जो है वो साध्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षतछीन में चिकित्सीय योग। ओके, तो इसके चिकित्सीय योग में सबसे पहले लाक्षा का यूज किया है। लाक्षा बेसिकली जो लेसिफेराला का जो है ये संधान करने वाला इसका गुण होता है, जैसे बोन वगैरह में फ्रैक्चर हो गए हैं तो उनको जोड़ने का इसके पास जो है प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो लाक्षा का यूज इसलिए इसमें करते हैं, तो इसमें लाक्षा का यूज ऐसे करते हैं कि लाक्षा पयसाम मधु संयुक्तम, ठीक है, जो पयस यानी दूध एंड मधु, उसमें लाक्षा का चूर्ण मिला करके उसको पीना चाहिए, या और भी कुछ जो है 2-3 लाक्षा के योग हैं कि पार्श्व बस्ती, ये मेनली जो उराछत हुआ तब यदि पार्श्व बस्ती प्रदेश में पीड़ा है तो उसके लिए अलग योग है, ठीक है, और उराछत के साथ अतिसार है तो उसके लिए भी अलग योग है। तो आपको एटलीस्ट ये याद रखना है लाक्षा में कि लाक्षा में जो है दूध और मधु के साथ लाक्षा का चूर्ण मिलाकर पीना, एक दूसरा लाक्षा आदि एक क्षीर भी बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे योग हैं, लेकिन कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं बस उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो एक लाक्षा पयसा मधु संयुक्तम, दूसरा लाक्षा आदि क्षीर। ओके, नेक्स्ट है एलादि गुटिका, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको जो है जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो इसमें भी 2 या 4 मार्क्स में जो है एलादि गुटिका ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो एलादि गुटिका के जो इंग्रेडिएंट है पहले वो जानते हैं। तो एला, पत्र, त्वक, जो त्रिजातक होते हैं ना, त्वक पत्र एला, तो वो हो गए पहला। तो त्वक पत्र एला को कितना अमाउंट में लेना है, अर्धअक्ष, ठीक है, हाफ अक्ष। देन पिपली जो है वो अर्धपल लेना है, हाफ पल लेना है, एंड सीता यानी मिश्री, मधुक, खरजूर एंड मृद्विका, ये सभी के सभी जो है 1-1 पल लेना है। ओके, तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं इन सभी को सबसे पहले पाउडर बना लेना है, चूर्ण बना लेना है। ओके, चूर्ण बनाने के बाद क्या करना है, इसको मधु
ठीक है। मधु भी इम्पोर्टेंट है टर्म, इसमें मधु का यूज होता है। जो हनी होता है उनके साथ कॉम्बिनेशन बना करके जो गुटिका बनाएंगे, एलादी गुटिका, वो 1 अक्ष मात्र प्रमाण का होगा। ठीक है, तो गुटिका का प्रमाण कितना होगा? 1 अक्ष। और इसे जो है हर दिन 1 गुटिका खाना है। तो एलादी गुटिका कैसे बनाए? जो त्रिजातक है हाफ अक्ष लेंगे, पिपली हाफ पल, सीता, मधु, खरजूर और मृद्विका जो है 1 पल लेंगे। इन सभी का चूर्ण बनाएंगे, उस चूर्ण में मधु को मिलाएंगे और मधु को मिलाने के बाद जो पिल्स बनाएंगे ना, जो गुटिका, वो गुटिका का प्रमाण कितना होगा? मात्रा, अक्ष मात्रा। और डेली जो है 1 गुटिका जो है वो खाना है। तो अक्ष मात्रम ततश्चय का भक्षीय दिने दिने। अब इसमें मधु जो मैं बोला हूँ इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए है कि ये एक बार आ चुका है उड़ीसा पीएससी में 2016 में कि एलादी वटी के निर्माण में मधु का प्रयोग होता है। ओके, यानी एलादी गुटिका। ओके, एंड इसका रोगाधिकार क्या है? छत्र-छीन है, ये अकॉर्डिंग टू चरक। ओके, जब भैषज रत्नावली की बात करेंगे आप, तो उन्होंने रक्त पित्त में जो है इसका रोगाधिकार माना। तो अभी तो हमें बस चरक से लेना देना है, तो एलादी गुटिका रोगाधिकार छत्र-छीन। वही एलादी वटी या एलादी गुटिका के निर्माण में मधु का प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट ये है कि उरह छत हो गया है, छत के वजह से यदि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया है, अधिक रक्त निर्गमन हो गया है, तो उस केस में क्या करना है उसको बैलेंस करने के लिए? तो उसके लिए इन्होंने बताया है कि चटक अंडरस या चटक यानी जो गौरैया होता है ना, जो बर्ड्स, उनके जो है अंडे का जो रस है वो, या छागर का रक्त, या फिर जंगल कोई भी पशु पक्षी है उनका रक्त, उनको क्या करना है? यूस या जल के साथ पीना है। ओके, तो जिसको उरछत हो गया, उसके वजह से बहुत ज़्यादा रक्त निकल गया है, तो उसको जो है चटक रस या छागर का रक्त या फिर जंगल पशु पक्षी का जो रक्त है उसको यूस या जल के साथ पिला देना है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मुलेशन इसका क्या है कि सर्पी गुड़। तो सर्पी गुड़ में जो है 4 योग हैं सर्पी गुड़ के, और एक जो है सर्पी मोदक का योग बताया इन्होंने। तो छत्सिन के चिकित्सा में 4 सर्पी गुड़ के, जो सर्पी गुड़ प्रथम, सर्पी गुड़ द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और 1 सर्पी मोदक। ओके, नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है सैंदावादी चूर्ण। उसके बाद जो है अमृत प्रासकृत, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो 3 एग्ज़ाम जो भी कलेक्टेड है वो मेंशन किया गया है इनमें, तो वो तो है ही, इसके अलावा और भी कई जगह आए हुए हैं। तो अमृत प्रासकृत का भी प्रयोग छत्र-छीन में करते हैं। ओके, नेक्स्ट है शवदंष्ट्राधिघृत। ओके, नेक्स्ट है धात्री फलाधिघृत। धात्री फलाधिघृत बेसिकली जो ये सर्पी गुड़ के जो 4 योग है ना, प्रथम सर्पी गुड़, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो उसमें से जो प्रथम सर्पी गुड़ है उन्हीं में आते हैं, उन्हीं में से ये धात्री फलाधिघृत बनाते हैं। धात्री फल एंड अदर भी इंग्रेडिएंट इन सभी को मिला के घृत पाक करते हैं एंड फाइनली जो है सर्पी गुड़ बनाते हैं। तो उसी का ये चीज़ है, सर्पी गुड़ में ही आपको ये मिलेगा। एंड धात्री फलाधिघृत में याद करने वाली पॉइंट ये है कि जैसे पित्त दोष की अधिकता है तो उसमें इस घृत को क्या करना है? चटाना है, लिक कराना है। और यदि वात दोष की अधिकता है तो घृत का पान कराना है। ओके, अब ये ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे लॉजिक बस ये है कि यदि हम लीक करा रहे हैं, चटा रहे हैं, उसका मतलब घृत को जो है कम अमाउंट में दे रहे हैं, और पिला रहे हैं तो उसका मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट में दे रहे हैं। ज़्यादा अमाउंट में पी थोड़ा ही पाएगा, कम अमाउंट में, उसको तो सिर्फ लीक कर पाएगा, और वही जब ज़्यादा दे देंगे तो उसको पी सकता है। तो कम अमाउंट में पिलाने से क्या होगा कि चटाने से, जैसे पित्त दोष है तो घृत को कम अमाउंट में देने से क्या होगा कि पित्त दोष तो शांत होगा ही होगा, साथ साथ अमाउंट कम होने की वजह से वो जठराग्नि को नष्ट नहीं करेगा। ओके, एंड वात दोष में जब अधिक अमाउंट में पिलाते हैं तो वो वायु के रुक्षता आदि जो गुण हैं उसको शांत करेगा। ठीक है, साथ साथ जो है जो शरीर में जो गर्मी है उसको भी शांत करेगा, जो वायु के कॉम्बिनेशन की वजह से जो गर्मी फैल जाता है ना, उसको भी शांत कर देगा। ओके, तो ये हो गए धात्री फलाधिघृत। नेक्स्ट योग है इसमें नागबलाकल्प। ओके, तो नागबलाकल्प में क्या याद रखने वाली पॉइंट उन्होंने बताया कि अर्धकर्ष विवर्धितम फलम क्षीरम यूतम मासम। ठीक है, अर्धकर्ष
हाफ कर्स से, जैसे नागबला कल्प का ये जो फॉर्मुलेशन हो से ये मेडिसिन देंगे, तो उसमें स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डे अर्ध कर्स से, हाफ कर्स से स्टार्ट करेंगे एंड विवर्धितम, उसके बाद बढ़ाते जाएंगे। कितना से? तो हाफ हाफ कर्स बढ़ाते जाएंगे। कितना तक ले जाना है? तो पलम, एक पल तक लेके जाना है। यानी कि अर्ध कर्स से शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हाफ कर्स बढ़ाएंगे, फिर और हाफ कर्स बढ़ाएंगे। जैसे फर्स्ट डे हाफ कर्स है तो नेक्स्ट डे कितना होगा? 1 कर्स, उसके अगले दिन 1.5 कर्स, उसके अगले दिन 2 कर्स, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते इसको एक पल तक ले जाएंगे। एक पल तक जब ले जाएंगे तो उसके बाद फिर उसको घटाते घटाते वापस हाफ कर्स पे लाएंगे। अचानक से इसको नहीं छोड़ना है। ओके, घटाते घटाते फिर मिनिमम डोज पे ला करके उसके बाद छोड़ना है। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 1 मंथ का समय लगेगा, यूतम मासम, 1 मास का समय लगेगा। ठीक है, और प्रयोग किसके साथ करना है? तो क्षीर के साथ, दूध के साथ। सो नागवाला कल्प में क्या करना है? दूध के साथ इस मेडिसिन को लेना है, हाफ कर्स से शुरू करना है और आधा आधा कर्स बढ़ाते बढ़ाते एक पल तक ले जाना है और 1 मास तक प्रयोग करना है। ओके, तो ये हो गया नागवाला कल्प। इसके साथ ये भी इसमें करना है, बताया है कि जब तक नागबला कल्प का सेवन कर रहे हैं तब तक सिर्फ दूध का ही प्रयोग करना है, केवल दूध पर ही रहना है, अन्न का जो है सेवन उस समय में नहीं करना है। आगे जो छतछीन है इसमें क्या पथ्य है, तो इसके पथ्य में इन्होंने बताया है, यच्च च उक्तम यक्ष्मिनम पथ्यम कासिनम रक्तपित्तन। जो यक्षमा यानी राजयक्षमा, कास एंड रक्तपित्त, इन सभी जो अध्याय चैप्टर्स को पढ़े हैं उनमें जो पथ्य बताया गया है ना, उन्हीं पथ्य का सेवन करना है। ओके, तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। राजयक्षमा, कास और रक्तपित्त के जो भी पथ्य आहार विहार है वो देखोगे, उन्हीं को बस सेवन करना है। ओके, एंड नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट ये है कि उपेक्षितम भवेत तस्मिन बुधो ही यक्षमना। यदि छतछीन हो गया और उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, यानी कि छतछीन की चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर वो जो है राजयक्षमा हो जाएगा। इसमें राजयक्षमा होने की संभावना रहती है। ओके, क्योंकि राजयक्षमा में भी आप पढ़े हो उनका जो नितांत साहस और ये क्या कहते हैं वो क्षयजन्य, तो वो सारा चीज़ इसमें भी है। ओके, सो छतछीन की जो चिकित्सा योग हैं उनको मैं इस तरीके से याद किया था। उसको एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, यदि अच्छा लगे तो आप इससे भी याद कर सकते हो, अदरवाइज जो भी फॉर्मुलेशन है उनको आप अपने हिसाब से याद कर लो। ओके, सो कहानी ये है इसका कि नाग को तो आप जानते हो कि जो इंडियन कोबरा होते हैं, वो क्या है कि नाग ने क्या किया, एक धात्री को डस लिया। ठीक है, डस लेना यानी दंष्ट्रा, जो दंष्ट्रा चिकित्सा होते हैं वो वाले दंष्ट्रा। ठीक है, तो धात्री को नाग ने डस लिया, तो डसने के बाद क्या होगा, वो शव बन जाएगी। तो नाग ने धात्री को डस करके शव बना दिया। अब उसको जिंदा करना है तो इसका मतलब है कि उसको अमृत ही देना पड़ेगा, इसके बाद अलावा तो जिंदा हो नहीं सकती है। सो उसे क्या किए, अमृत का प्राशन करा के जिंदा किए। एक स्टोरी का एक पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट ये है कि नाग जो है धात्री को डस लिया तो इससे लोग गुस्सा हो गए। पहले क्या करते थे, लोग नाग को दूध पीने के लिए देते थे, क्षीर देते थे। अब जो है गुस्सा हो करके, मेनली गुस्सा कौन हुआ, एला गुट वाले। ठीक है, एक गुट है, एक कमेटी है जिसका नाम एला गुट है। वो एला गुट वाले गुस्सा होकर के उस नाग से छीन करके क्षीर ले आया। सो नाग से छीन कर लाया क्षीर। कौन लाया, तो एला गुट वालों ने। अब उस दूध में उसने क्या किया कि उस क्षीर में उसने 4 ग्राम सरपी एंड गुड़ मिला करके मोदक बना दिया। अब जो मिल्क है, ठीक है, वो तो डाइल्यूटेड फॉर्म में है, उसमें 4 ग्राम सरपी दे देंगे, फिर गुड़ दे देंगे तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड होकर के इसको जो लड्डू या मोदक का शेप दे सकते हैं। सो नाग से छीन कर लाया क्षीर एला गुट वालों ने, और उसमें 4 ग्राम सरपी एंड गुड़ मिला करके एक मोदक बनाया। ठीक है, तो स्टोरी का 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कि एक नाग है जो धात्री को डस लिया, यानी दंष्ट्रा डस करके शव बना दिया और उसको जीवित करने के लिए अमृत का प्राशन करा। दूसरा है कि एला गुट वाला गुस्सा करके उस नाग से छीन कर ले आया क्षीर, और उस क्षीर में क्या किया, उसको यूटिलाइज करने के लिए 4 ग्राम सरपी एंड गुड़ मिला करके एक मोदक बना दिया। अब याद करते हैं इससे फॉर्मुलेशन। सबसे पहले नाग है तो नाग से नागबला कल्प एक हो गया। छीन कर लाया तो छीन से छतछीन याद रहेगा कि ये छतछीन का ही चिकित्सीय योग है, कोई और का नहीं।
तो नाक से छीन कर। लाया छीर, लाया छीर से लाक्षाक्षीर छीर वाला योग याद कर लोगे आप। और कौन लाया, तो एला गुट वालों ने, तो एला आदि गुटिका हो जाएंगे इससे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि 4 ग्राम सरपियन गुड़ मिलाया। मोदक बनाना है तो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी देना पड़ेगा ना, सॉलिड मटेरियल। तो 4 ग्राम सरपियन गुड़ मिलाया, तो सरपी गुड़ का 4 योग हो जाएगा, ओके। और उसको मिला करके एक मोदक बनाया। तो किससे बनाया, सरपी की हेल्प से, तो एक सरपी मोदक भी हो जाएगा, ओके। 4 ग्राम सरपी गुड़ से 4 सरपी गुड़ के योग और एक सरपी मोदक के योग। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो नाग क्या किया था, धात्री को 10 करके सब बनाया। ये वाले जितने भी हैं ना, ये सब के सब घृत वाले योग हैं। तो धात्री को डसा था ना, तो धात्री फलादि घृत पहला हो गया। डस करके यानी दमस्ट्रा करके सब बनाया, तो इससे सब दमस्ट्रादि घृत हो जाएगा। एंड उसको बचाने के लिए अमृत का प्राशन कराना पड़ा, सो अमृत प्राश घृत। तो इससे आप इसको याद कर सकते हो। अदरवाइज जो इतने फॉर्मुलेशन है, आप अपने से भी कुछ ट्रिक बनाओ जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। और अल्टीमेट एम तो याद ही करना। ये कुछ फॉर्मुलेशन हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसके बारे में क्या, इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मुलेशन जो बुक्स में है, आप चाहो तो वो भी पढ़ो, बट एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। इसके साथ साथ छत्छिन चिकित्सा अध्याय समाप्त होता है। छोटा सा चैप्टर है और इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने कवर कर दिए। रेस्ट आपको जो है टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ सजेशन और क्वेरी यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।